काली अंधेरी अमावस की रात। एक घने जंगल में तांत्रिक ने अपनी पोटली में से कुछ सामान बाहर निकाला, जिसमें एक चाकू, आटा, एक काला कपड़ा, काली भभूति, एक लाल रंग की दुल्हन जैसी गुड़िया और गुड्डा। और बाजू में मुन्नी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, जैसे उसे कोई सुध ही ना हो। फिर तांत्रिक ने उठकर मुन्नी के बाजू में आटे का घेरा लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये सब विधि बाजू में खड़ी हुई मुन्नी की मां लता देख रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। तांत्रिक मंत्रोच्चारण कर रहा था। मुन्नी डरावनी आवाज में गुर्राने लगी। और जैसे ही तांत्रिक ने मुन्नी के ऊपर काली भभूति फेंकी, मुन्नी दर्द से चिल्लाने लगी। चला जा यहां से, ये तेरी दुनिया नहीं है, चला जा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मुन्नी को साथ लेकर। मुन्नी मेरी है, इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा था मैं। अब मैं अपनी मुन्नी को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मुन्नी दिल्ली में रहने वाली एक सीधी मिडिल क्लास लड़की थी, जो अप टू डेट कंपनी में एज अ रिपोर्टर काम करती थी। मुन्नी की मां पहले लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम किया करती थी, लेकिन मुन्नी की जॉब लगने के बाद उसने अपनी मां का वो काम छुड़वा दिया था। मुन्नी दिल लगाकर काम करती थी। ऑफिस के सभी सीनियर्स उसके काम से बहुत खुश थे। मुन्नी, तुम बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की हो, इसीलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। हम सब तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन सर? तुम्हें गुजरात के सोनपुर गांव में जाना होगा। सुना है वहां अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं हैं, जो वो भोले भाले लोग आज भी मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तुम्हें बस वहां जाकर उनके रीति रिवाज की जानकारी लेनी है। अरे भाई, न्यूज़पेपर में कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। और डोंट वरी, तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम हमने वहां कर दिया है। मैनेजर से बात करने के बाद मुन्नी अपने घर चली गई। वो बहुत खुश थी कि इस न्यूज को कवर करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, और अपनी मां को ये बात बताई। मां, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मां, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए मुझे गुजरात के सोनपुर गांव जाना होगा। सोनपुर का नाम सुन लता सहम उठी। सोनपुर? सोनपुर क्यों जाना है बेटी? कोई दूसरी जगह नहीं है क्या? नहीं नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। अपने बॉस को बोल कि तू वहां नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी माँ। मुन्नी के बहुत समझाने पर लता उसे वहां भेजने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह मुन्नी अपना बैग लिए सोनपुर गांव निकल पड़ी। पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो उस आदमी के साथ गांव के अंदर चली गई। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पुराने घर के पास लेकर गया, जो पिछले 15 साल से बंद था। बेटा, तुम्हारे रहने का इंतजाम यही हुआ है, लेकिन याद रहे, इस घर की दूसरी ओर तुम्हें नहीं जाना है। जो तुम्हारा कमरा है, तुम बस उसी में जाओगी। बंद दरवाजा खोलने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी मुन्नी को वहां छोड़कर चला गया। मुन्नी ने अपना बैग उठाया और घर के अंदर चली गई। घर में अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह वो कैमरा लेकर गांव में घूमने लगी और लोगों से गांव की प्रथाओं के बारे में पूछने लगी, और शाम को वापस घर पर आ गई। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई। खाना देकर वो आगे बढ़ी और फिर से पीछे मुड़कर मुन्नी को घूरने लगी और फिर वहां से चली गई। मुन्नी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। उस रात जब मुन्नी सो रही थी तो उसे किसी की हंसने की डरावनी आवाज आई। उस आवाज से मुन्नी की नींद खुल गई। उसने मोबाइल की टॉर्च लगाई और उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आगे जाते जाते वो उस कमरे के पास पहुंच गई जो बंद था। उसे याद आया कि बूढ़े बाबा ने
उसे वहां जाने से मना किया है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नाम से पुकारा। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। मुन्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज पीछे पीछे चलती गई और उसने बंद दरवाजा खोल दिया। कुछ चमगादड़ वहां से बाहर आए और शांत मौसम अचानक बदल गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और उस कमरे की एक खिड़की खुल गई। हवा अंदर आई और आईने के ऊपर का कपड़ा हट गया। मुन्नी ने उस खिड़की को बंद किया और वापस लौट आई, लेकिन वापस आते वक्त मुन्नी का ध्यान आईने पर नहीं गया। पीछे एक छोटा 12 साल का लड़का था जो दिखने में बहुत ही डरावना था और उसका पूरा बदन काला था। दांत राक्षस जैसे नुकीले थे और आंखें लाल थीं। वो वापस आई और अपने कमरे में सो गई। 3 दिन बाद मुन्नी वापस अपने घर दिल्ली चली गई, लेकिन उसके बाद से मुन्नी हमेशा बीमार रहने लगी। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। ये कैसा दर्द होने लगा मुझे अचानक से? पहले तो नहीं हुआ कभी ऐसा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मुन्नी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। मुन्नी की माँ मुन्नी को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे मुन्नी की आंखों में गड्ढे पड़ने लगे। एक दिन रात को जब मुन्नी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी और लाइट ऑन की और अपनी परछाई देखकर वो दंग रह गई। परछाई में उसे अपनी पीठ पर किसी बच्चे की परछाई नजर आई। उसने अपने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो आईने के सामने गई और वहां सामने देखते ही जैसे उसका बदन ठंडा पड़ गया। एक डरावना सा बच्चा उसके पीठ पर था। मुन्नी जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। मुन्नी की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आई तो उसने मुन्नी को बेहोश पाया। मुन्नी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुन्नी? मुन्नी के होश में आने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि बात क्या है, लेकिन मुन्नी कुछ बोल ही नहीं पाई। लता को अंदाजा हो गया था कि कोई तो बुरी शक्ति है जो मुन्नी को परेशान कर रही है। मुन्नी को सुलाकर वो घर से बाहर निकली और सीधे तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक बाबा लता के साथ उसके घर आए। घर में कदम रखते ही उन्हें एक बुरी ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ। साधारण आत्मा नहीं है ये, नहीं है ये साधारण। इसे वश में करना आसान नहीं होगा। इस पर ना ही किसी मंत्र का असर होता है और ना ही किसी भगवान के जाप का। ये मुंजा है, मुंजा। तांत्रिक ने मुन्नी की माँ से मुन्नी को जंगल में लेकर आने को कहा। लता उसे जंगल में लेकर गई। तांत्रिक बाबा ने वहां पहले ही सारी तैयारी करके रखी थी। छोड़ दे उस बच्ची को। लता काकी, पहचाना मुझे? मैं आपका राजू। कहाँ चली गई थी आप मुझे छोड़कर? मुन्नी के मुंह से राजू का नाम सुनकर लता हक्की बक्की रह गई। दरअसल लता सोनपुर गांव में ही रहती थी। लता जब पेट से थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। 10 साल तक लता ने मुन्नी को अकेले संभाला। गांव के सरपंच ने अपने बेटे राजू के लिए मुन्नी को पसंद किया। खानदान अच्छा था, इसलिए लता ने भी हाँ कर दी। लेकिन शादी से पहले ही राजू की मौत हो गई। गांव वाले मुन्नी को बदनसीब समझने लगे और कोसने लगे। जब पेट में थी तो बाप को खा गई और अब शादी से पहले ही अपने होने वाले पति को खा गई। अपनी बेटी के बारे में लोगों की ऐसी सोच देखकर लता दुखी रहने लगी और एक रात वो गांव छोड़कर चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि राजू इस कदर वापस लौटेगा। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो जो गुड्डे और गुड़िया साथ में लेकर आए थे उनकी शादी करा दी। फिर लता को वो गुड़िया जलाने के लिए दिया। लता ने गुड़िया को जला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हवा का तेज झोंका आया और मुन्नी के घेरे का आटा उड़ गया। मुंजा अब आजाद हो गया था। उसने मुन्नी का शरीर छोड़ा और उसके पीठ पर बैठ गया। उसने मुन्नी का गला दबाया। मुन्नी दर्द से कराहने लगी। माँ, माँ, मुझे बचाओ। मुंजा ने एक मंगलसूत्र निकाला
और वो मुन्नी को पहनाने ही वाला था कि तांत्रिक ने अपनी काली भभूति उसके ऊपर फेंकी और मुन्नी ने जोर से उसका हाथ झटका। मुंजा के हाथ से मंगलसूत्र छूटा और उस आग में जाकर गिर गया जिसमें गुड्डे गुड़िया जल रहे थे। मंगलसूत्र के साथ मुंजा भी जलने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज से पूरा जंगल दहल उठा और कुछ ही पल में वो राख में तब्दील हो गया। लता मुन्नी को लेकर वापस अपने घर आ गई। कुछ महीने बाद सब ठीक हो गया। लता ने मुन्नी की शादी एक अच्छे घर में करा दी। शादी की रात जब मुन्नी का पति उसके पीछे आया तो मुन्नी ने आईने में देखा कि उसके पति को किसी ने पीछे से पकड़ा है और मुंजा की आंखें दिखाई दी। कोई मर्द नहीं बचेगा। आदमियों के यूं मरने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। तो हुआ ऐसा कि रामपुर में एक रीता नाम की लड़की रहती थी जो कि अपनी बहन को ढूंढते हुए इस शहर में आई थी। लेकिन रीता को इस शहर में भी उसकी बहन का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर वो ये मान लेती है कि उसकी बहन अब उसे कभी नहीं मिलेगी और वो रामपुर में ही जॉब करने लगती है और वहीं उसे एक आकाश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आकाश रीता से शादी के लिए पूछता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीता, जवाब दो। आकाश, तुम जानते हो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब रीता को आकाश बहुत समझाता है और फिर रीता शादी के लिए मान जाती है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद आकाश रीता को लेकर अपने गांव आ जाता है। रीता देखती है कि आकाश का घर बहुत सुंदर और बड़ा है। आकाश अब रीता को अपनी माँ सविता और पिता मोहन से मिलवाता है। तभी ऊपर के कमरे से किसी की रोने की आवाज आने लगी। रीता घबरा गई। तभी आकाश ने रीता को आवाज दी और अपने कमरे में लेकर गया। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हम लोग शहर में ही फ्लैट में आराम से रह रहे थे ना। देखो रीता, हमारे गांव में बहुत शांति है और हम लोगों की नई नई शादी हुई है। यहाँ कुछ समय बिताकर वापस शहर चलेंगे। ठीक है आकाश, लेकिन ऊपर से वो आवाजें क्यों आ रही थी, जैसे किसी को वहां बंद किया गया हो। देखो रीता, इस गांव में आज से 10 साल पहले नगर वधु नाम की एक प्रथा थी, जिसमें गांव में आने वाली हर नई वधु को पूरे गांव के आदमियों के साथ सोना होता था। और ऐसे ही एक नई बहू ने इसका विरोध किया तो गांव वालों ने उसको जलाकर मार दिया और वो औरत चुड़ैल बनकर गांव के आदमियों को मारने लगी। तब एक तांत्रिक ने उस चुड़ैल को हमारे घर के सबसे ऊपर वाले रूम में कैद कर दिया, क्योंकि हमारा घर पूरे गांव में सबसे पवित्र माना जाता है। रीता आकाश की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी अचानक टेबल लैंप का शीशा टूट जाता है और रीता बहुत तेज डर कर चिल्लाती है। फिर से उसी दरवाजे को पीटने की आवाज तेज हो जाती है। आकाश रीता को समझाकर सोने को कहता है। रीता सोने का नाटक करके लेट जाती है, लेकिन दोबारा उस रूम से रोने की आवाज आने लगती है। रीता ध्यान से उस आवाज को सुनती है। रीता, रीता, गुड़िया, मेरी बहन, तू आ गई मुझे बचाने। मुझे इस कमरे से आजाद कर दे। मैं तेरी बहन रानी हूँ। इन गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया। आओ रीता, आओ। अब रीता से रहा नहीं जाता
और वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर उस कमरे को देखती है। अब वो दरवाजा पीटना बंद हो जाता है और कमरे के अंदर से रानी के रोने की आवाज आती है। रीता उस कमरे को जैसे ही खोलती है, वो देखती है कि एक जली हुई लड़की शादी के जोड़े में जमीन पर बैठी है। अब चुड़ैल रीता को सारी बात बताती है कि आकाश और उसके घर वालों ने ही उसको नगर वधू न बनने पर जलाकर मार दिया था। दीदी, तुमको शांति कैसे मिलेगी? जब तक मैं इस गांव के हर उस आदमी को नहीं मार दूंगी जिसने मेरे साथ गलत किया, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मोहन अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके कमरे में बहुत तेज हवा चलने के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। मोहन और सविता डर जाते हैं और बिस्तर से उठकर बैठ गए। तभी अचानक उनका बेड हवा में ऊपर उठने लगा। सविता बेड से नीचे गिर जाती है। मोहन और सविता डरकर चिल्लाने और रोने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब चुड़ैल मोहन के सामने खड़ी होती है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। रानी बेटा, तुम मेरी बहू हो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रो और रो, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर रो। तेरा चीखना सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। तुझे मेरे साथ सुहाग रात मनानी थी ना? अब मना मेरे साथ सुहाग रात। मोहन, चुड़ैल को अपने सामने देखकर मोहन पसीने में भीग जाता है। अब चुड़ैल मोहन के सीने पर अपना पैर रखकर उसको मारने लगी और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद चुड़ैल मोहन के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है और अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से उसका सीना फाड़कर, उसका कलेजा खाकर उसका खून पीती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। रीता उसके ससुर का कमरा क्लीन करती है, जिससे किसी को पता ना चले कि उसके ससुर को चुड़ैल ने मार डाला है। तुम लोगों ने पापा को देखा है क्या? आज सुबह से दिखे नहीं मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कल माँ बोल रही थी ना कि पापा जी को कहीं बाहर जाना है, तो शायद वहीं गए होंगे। उसी रात गांव का मुखिया माखन सिंह एक हाथ में डंडा लिए हुए अपने खेत जा रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसको पायलों की आवाज भी आ रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सुकून की सांस लेकर जैसे ही आगे देखता है तो चुड़ैल उसके मुंह के पास खड़ी होती है और उसको लात मारती है, तो वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। माखन सिंह, मेरे साथ सुहाग रात मना। बहुत शौक है ना तुझे नई दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाने का? आजा, आना, आजा माखन सिंह। मुझे छोड़ दो रानी, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। इस गांव की प्रथा है जो मुझे निभानी पड़ी। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। अब चुड़ैल माखन सिंह का एक पैर पकड़कर उसको घसीटते हुए जंगल में ले जाती है और वो वहाँ उसको पेड़ से उल्टा लटका देती है और जादू से एक जले हुए डंडे से उसको पीटने लगती है। माखन सिंह रोते हुए बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। उल्टा चुड़ैल उसके रोने पर बहुत तेज तेज हंसती है, जिसको देखकर माखन सिंह बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर चुड़ैल माखन सिंह के साथ ऐसे ही खेलती है। उसके बाद वहीं उसको उल्टा लटकाकर नीचे आग लगा देती है। धीरे धीरे माखन सिंह पूरा जल जाता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इस बात से गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया।
उस चुड़ैल को मोहन के घर की ही किसी औरत ने आजाद किया है और वो औरत मोहन के घर में ही रहती है। ये बात सुनकर आकाश बहुत डर जाता है और सविता और रीता से घर से बाहर ना आने को कहता है। अब तांत्रिक फिर से हवन करता है और रानी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके अपने झोले में रखकर रात में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने रीता आ जाती है और वो रीता तांत्रिक के झोले से बोतल निकालकर फोड़ देती है। तांत्रिक रीता के सिर पर डंडा मारता है जिससे रीता बेहोश हो जाती है। तांत्रिक रीता को अपने कंधों पर लाद कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तांत्रिक, तूने पहले मेरे साथ गलत किया और अब मेरी बहन के साथ गलत करने के लिए उसको ले जा रहा है ना? अब बताती हूँ मैं तुझे। अब चुड़ैल तांत्रिक को हवा में उड़ा देती है और उसको बार बार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। तभी पीछे से कुछ गांव वाले और आकाश भी आ जाता है और चुड़ैल को तांत्रिक को न मारने के लिए कहने लगता है। चुड़ैल अब सबके सामने उस तांत्रिक की खोपड़ी को खा जाती है और उसके कलेजे को निकालकर उसे जला देती है। उसके बाद सबके सामने ही वो आकाश को हवा में उड़ा देती है। तभी रीता को होश आ जाता है और तब तक वहाँ सविता भी आ जाती है। दीदी, आकाश को छोड़ दो, वो मेरे पति है। नहीं रीता, ये आदमी नहीं दरिंदा है, तुम अभी इसको नहीं जानती। इसने ही मुझे मोहन के कमरे में बंद किया था और उसके बाद उसके पिता मोहन ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। अब सब गांव वालों के सामने चुड़ैल आकाश का कलेजा निकालकर खा जाती है और उसको मार देती है। सविता अपने बेटे को ऐसे मरता देखकर पागल हो जाती है और सब गांव वालों को पता चल जाता है कि रीता उस चुड़ैल की बहन है। अब रीता सारे गांव वालों को ऐसी प्रथा बंद करने के लिए कहती है। सारे गांव वाले पहले ही बहुत डरे होते हैं, इसीलिए वो रीता की बात मान जाते हैं। रीता अब अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाती है और उसके बाद वो वापस शहर लौट जाती है।